हमारे बीच एक ऐसा शख्सियत है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके सीनियर लीडर में से एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड जिसको फॉलो करते हैं समाज सेवा भावना के लिए, उनकी जो प्रचारक रह चुके हैं, इवन कि नेपाल एवं कश्मीर का प्रभारी रह चुका है और 2 कार्यकाल आयुष मंत्रालय में जिन्होंने पूरे किए हैं, ऐसे महान शख्सियत हमारे संस्था के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में और भी काफ़ी गेस्ट हैं जो बीच में हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम ऑलरेडी हाफ एन आवर डिले है, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो वॉलंटियर्स, जितने भी अतिथि और अवार्डी है, उनको आप बैच लगा के उनका अभिनंदन करें। इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करेंगे। तो जोरदार तालियां से वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार परिवार में आपको स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वॉलंटियर्स प्लीज बैच स्टार्ट करें। साथ ही साथ मैं और भी हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनके बारे में भी मैं आपको 2 शब्द बताना चाहता हूँ। हमारे बीच बॉलीवुड, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सेलिब्रिटी सिंगर और वर्ल्ड स्वागत, वंदन, हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मिसेस गैलेक्सी क्वीन इंटरनेशनल विनर 2019 सिद्धि जोड़ी, जो नेपाल की बेटी है और इंडिया की बहू है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे बीच हमारे मित्र सौरभ पांडे जी जो गोरखपुर से पधारे हैं, उनके लिए भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच बांग्लादेश से तमाम डेलीगेशन यहाँ पे आए हुए हैं, नेपाल की हमारे भाई बंधु मित्रों जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज भी इस पवित्र धरती में, होली कंट्री में उनका इस मंच पे सम्मानित होने वाले हैं, उनको भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के उद्देश्य है इस साउथ एशियन रीजनल कंट्री की जो संस्कृति है। पिछले 2 वर्ष हम लोगों ने कोविड का जो दर्द झेला है और हर परिवार इससे पीड़ित है, हर देश, पूरे विश्व इससे पीड़ित है। तो मानवता के इतिहास में हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा इसके पहले ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन किसी ने फेस किया हो। सभी के लिए एक नया था। स्टार्टिंग में तो किसी ने समझ ही नहीं पाया करना क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़े, हमारे साइंटिस्ट जैसे जैसे उस चीज़ को डेवलप किया, मॉडिफाई किया और धीरे धीरे हम उस चीज़ से बाहर आए। और इस सिचुएशन से हमें बाहर आने में भी लगभग 2 साल की वक्त लगा। आज रखे और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम लास्ट नाइट थे और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, सभी का एक इतनी बड़ा प्रोफाइल है और अवार्ड के लिए तो हर कोई हकदार है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने अपने नेशन के लिए सबसे सर्वोच्च काम किया है, उसको आज इस मंच से सम्मानित होगा। लगभग हमारे पास 6500 एवो प्रोफाइल हमारे पास आए थे, उनमें से लगभग 100 लोगों को हमने चयन किया है और 100 में से भी बहुत लिमिटेशन था। गूगल में आप लोग सर्च करेंगे, लेकिन आज इस नेपाल की होली फैमिली में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। उनका सीवी है 61 पेजेस का है। तो जोरदार तालियां से उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज एक नया रिकॉर्ड इस मंच से बनने वाला है और वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स उनको आज उनकी जो अचीवमेंट के लिए उनकी जो सर्टिफिकेट है, आज उसको इस मंच से उनको प्रदान करेंगे। आज यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से जो कल्चरल टीम यहाँ पे पधारे हैं, उनका भी एक परफॉर्म प्रस्तुति इस मंच पे होगा। उनके जरिए हमें कल्चरल को प्रमोट करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। टीम बहुत सारे हमारे बीच मौजूद है, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेशन है, इसलिए जस्ट मैसेज के लिए हम उसके अंदर कुछ पार्टिसिपेशन को यहाँ पे हमने प्रस्तुति देने के लिए हम उनको चयन किया है। तो उनका परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आई होप जिस उद्देश्य लेके हम कल्चरल को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को आज हम यहाँ पे आयोजित किया है, आप सभी को सहयोग मिलेगा। हमें उम्मीद है
तो विलंब नहीं करते हुए हमारे बीच में जो गेस्ट और आएंगे बीच में ज्वाइन करेंगे, तो हमारे सम्मानीय अतिथि को मैं मंच पे बुलाने का आमंत्रित करूंगा और साथ में हम दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सुजाता मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज, डॉक्टर दिनेश सैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज, संतोषी भट्टाचार्य मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज। तो हम आगे दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम करेंगे। जोरदार तालियों से हम शुरू करने जा रहे हैं 2022 का साउथ dormant potential and make SAARC thrive as an economically vibrant, culturally rich and commercially integrated region for the benefit of all. In this context, I have the following points to share. First, the SAARC region is connected by shared culture, geography and civilization linkages. The region represents a continuum of cultures that have a shared legacy and produce a beautiful mosaic of arts, literature, music, and other cultural heritage. Secondly, the regional process has touched upon multiple thematic sectors, which can create an environment of further trust. Thirdly, a common enemy of poverty and backwardness confronts the region, draining the resources and spirit. This must be overcome by collective resolve and coordinated efforts. In this regard, cultural waste, including tourism, arts, and indigenous attractions, need to be best utilized for generating income and fighting poverty. Fourthly, peace and prosperity are our common goals in the region. For this, cooperation of all, including think tanks, academia, and the private sector is crucial. Such collaboration is even more needed to develop a prosperous future for the region. And at last, some countries have a greater role to take up the initiative to advance regional cooperation to elevate the stature of SAARC. Strong political will is a must. As the current chair of the SAARC and the host country of SAARC Secretariat, Nepal is committed to SAARC process to make it a vibrant forum. In such context, larger member countries also have a bigger and constructive role to play. With collective resolve and active participation of all, we can contribute to the holistic development of SAARC region. Shared cultural heritage is our strength. Through people-to-people level engagements, mutual recognition of brilliance and organization of cultural summits and festivals like this today, we can make a difference. We need to promote goodwill, respect and mutual understanding and join together for the welfare of the peoples of SAARC region. I like to thank you all. And a little bit I will like to speak in Hindi because our Indian friends have organized, Indian जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है और मैं दिनेश जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिनेश जी बहुत दिन से नेपाल आते रहते हैं और नेपाल के साथ बहुत अच्छा संबंध उन्होंने बनाया है। भारत और नेपाल का संबंध अब जिस ऊंचाई में पहुंचा है उसको दिनेश जी को हम लोगों ने सब नेपाली ने और भारतवासी ने धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया नेपाल के लिए, बहुत जगह वहाँ गए, बहुत लोगों को जानते हैं और हमारे ये संबंध जो गिरजा बाबू हमारे पिताजी थे जो आज नहीं है, तो उन्होंने जो ये भारत नेपाल का संबंध और SAARC कंट्रीज़ के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। सभी देशों के साथ SAARC कंट्री के साथ बहुत उनको मानते भी थे और भारत के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन था।
वो संबंध को हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करेंगे भी। और आज इतना है बोल के आप लोगों को बहुत बहुत फिर भी डॉक्टर जयपाल जी को मैं बहुत राजीव जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रखा है हम लोग का संबंध को और मजबूत करने के लिए, और सार्क कंट्रीज और बहुत मजबूत एक होके रहना चाहिए, तभी हम लोग विकास करेंगे। पॉवर्टी जो इतना गरीबी है सार्क में, शिक्षा का अभाव है, हेल्थ का प्रॉब्लम समस्या है, और बहुत कुछ अभाव है, जबकि हम लोग बहुत रिसोर्सफुल हैं। हमारे पास हम बहुत धनी मुल्क हैं, मगर हम लोग सबसे गरीब मुल्क में फैलाया जाते हैं। ये हमारे बीच में एक होना बहुत ही आवश्यक है, और हम लोग एक होके पीस लाएं ये रीजन में, टेररिज्म जो को समाप्त करें और स्टेबिलिटी लाएं। ये तो हम लोगों का सभी एक होके ये काम को पूरा करें, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम के लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को एक जानकारी देना चाहेंगे, हमारा एक बिग मिशन है जो पिछले 7 सालों से चल रहा है, और जिस मिशन के वजह से आज मुझे ये मंच और पूरे दुनिया में मेरे जो पहचान मिला वो एक फुटपाथ मिनी क्लिनिक की वजह से। एज ए प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, लास्ट 21 ईयर्स से मैं चिकित्सा पेशा से जुड़ता हूँ। फुटपाथ मिनी क्लिनिक का थीम मुझे कब से आया है, एक बार मैं जा रहा था रास्ते में तो मुझे एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। आई थिंक उस टाइम रात का 8 बजे के आसपास का समय होगा। तो मैंने गाड़ी रोक के जब उस व्यक्ति के पास गए, मुझे लगा ये व्यक्ति शायद मर चुके हैं। वो एक बेगर्स थे। मैं जब उनके पास गए, मैंने उनको जब टच किया, वो हाई ग्रेड फीवर में पीड़ित थे, और पास में मैंने जब उसके बारे में जानकारी लिया तो बोले भाई साहब ये जो व्यक्ति है पिछले 3 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको बुखार आया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, हम सब विकासशील विकसित कंट्री के लिए बात करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए हम बात करते हैं। सोशल मीडिया खोलेंगे, इतने ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, डेली लाखों ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, सिर्फ मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। लेकिन मुझे बोलने में कोई शक नहीं है, कितने व्यक्ति है जो रियल लाइफ में किसी को एक गिलास पानी भी कभी पिलाते होंगे। तो उस व्यक्ति को मैं वहां से रेस्क्यू करने के बाद उसको मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और लकीली वो व्यक्ति, उनकी लाइफ बच गए। उस दिन मुझे एक विचार आया मन में, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्लिनिक में जाता हूँ, डेली 50-60 पेशेंट देखता हूँ, ये भी पैसा मुझे मिलता है, लेकिन इन लोगों के लिए मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा? इसमें गिल्टी, बहुत बुरा लगा मुझे उस दिन। उस दिन से मैंने मेरा एक नया मिशन स्टार्ट किया। जे एवरी संडे में लोग हॉलीडे स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, बच्चे के साथ समय बिताते हैं। संडे मैं और मेरा टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाके इस टाइप का जो भी व्यक्ति है जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास फूड नहीं है, हम और हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करते हैं। आज पूरी दुनिया में मेरी जो पहचान है इसी मिशन की वजह से। सेकेंड, हम सब जानते हैं आज पूरी वर्ल्ड टीबी जैसे गंभीर संक्रमित बीमारी से पीड़ित है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री के अंदर ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। और आज से कुछ वर्ष पहले था, किसी को अगर टीबी बीमारी हो जाता है तो गांव से, सोसाइटी से उसको बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि इसको एक छुआछूत की बीमारी माना जाता था। एक व्यक्ति को होते हैं तो पूरी फैमिली उससे अफेक्ट हो सकते थे। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, लगभग टीबी के मिशन में मुझे काम करते हुए 17 साल हो चुके हैं, और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं उस स्टेट से मुझे लगातार 2 बार बेस्ट टीबी एक्टिविस्ट का सम्मान गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। और जब मुझे यह सम्मान मिला, भारत का पहला एक ऐसा राइटर हूं मैं जिन्होंने टीबी का ऊपर हिंदी में एक जनरल नॉलेज का मैंने किताब लिखा, ट्यूबरक्लोसिस जीके 100 के नाम से।
उस किताब के अंदर मैंने 100 ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा था जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति उस किताब को अगर पढ़े, एटलीस्ट उसको टीबी बीमारी के बारे में जानकारी मिले। हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बड़ा लेवल पे टीबी पेशेंट को हेल्प करते हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल के पास उसकी जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है कि गवर्नमेंट मेरे लिए क्या दे रहा है, क्या फैसिलिटी मेरे पास है, क्योंकि ऑल एयर बाइंड अप। नॉर्मल पब्लिक को एवं नॉर्मल हेल्थ सेंटर में इसके बारे में जानकारी बहुत सीमित होता है, तो गवर्नमेंट का फैसिलिटी उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता है, जिस वजह से टीबी बीमारी खत्म होने के बजाय हर साल बढ़ रहा है। उसके बाद भारत का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति हूं जिन्होंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट को पहली बार हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना स्टार्ट किया है, क्योंकि जो टीबी पेशेंट होता है उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है और वो लोग बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है उनका। तो उस व्यक्ति को जब तक अपन इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ाएंगे तब तक उस बीमारी से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा, जब इस मिशन के जरिए हमने न्यूट्रिशन सपोर्ट देना चालू करा, क्यूरेटिव रेट 40% तक बढ़ चुके थे। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं, हमारे उस मिशन के वजह से। और जब इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचा, बेंगलोर से एक नेशनल मैगजीन निकालते हैं जो गवर्नमेंट का तरफ से निकालते हैं, उस मैगजीन के अंदर हमारे इस मिशन के बारे में फोटो सहित कवरेज किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एवरी टीबी एमडीआर पेशेंट जो होता है उनके लिए 500 रुपीज एवरी मंथ न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए अलॉट किया। आज हिंदुस्तान में जो भी किसी को टीबी होता है, गवर्नमेंट का तरफ से उसके अकाउंट में 500 रुपीज आ जाता है, उसको हर महीने ये चीज मिलता है जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन स्टार्ट किया टीबी के ऊपर, टीबी फ्री इंडिया मिशन 2025। उनका लक्ष्य है 2025 तक भारत देश से टीबी खत्म होना चाहिए, और हम सब उसी मिशन का एक सिपाही है। और मुझे गर्व है, मैं पिछले 17 साल से, प्रधानमंत्री जी इस मिशन को बाद में घोषणा किया, लेकिन उससे कई वर्षों पहले से, आई थिंक 2003 से मैं इस मिशन के ऊपर काम कर रहा था। इवन कि WHO के तरफ से भी इस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन हुआ है और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। इवन कि मेरे पास एक ऑफर भी आया था, DMC माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने के लिए मेरे पास प्रपोजल आया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लेकिन मैंने उस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है ना, इंसान को माइंड को डाइवर्ट करता है और इंसान सही काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड स्कैम्स के जरिए गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, एवरी कंट्री में गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसा गवर्नमेंट रिलीज भी करते हैं, लेकिन जहां पे जिस पीपल को बेसिकली वो मदद मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक वो मदद नहीं पहुंचता है। ये एक कंट्री का नहीं, लगभग सभी कंट्री का दर्द है। तो आज हम एक प्लेटफॉर्म जो है साउथ एशिया रीजनल कंट्री का, हम कल्चर के साथ साथ हेल्थ एवं एक दूसरे की रोजगार से रिलेटेड जो भी सहयोग अपन एक दूसरे के कर पाए, इस टाइप का प्रोग्राम के जरिए हम उन चीज को करने का कुछ प्रयास करेंगे। आज इस हॉल में जितने व्यक्ति मौजूद हैं, अगर एक व्यक्ति का भी अगर मदद कर पाए, मैं समझता हूं 1 साल के अंदर हम एक बड़ा मिशन या बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं। तो आज इस मंच से जो भी व्यक्ति को सम्मान मिलेंगे, उनके आज एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बढ़ जाएगा, जी वो इस मिशन के एक सिपाही है और उसको इसके ऊपर कंधे से कंधे मिला के काम करना है। हमारी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया मॉडल लाए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री हम यूएस का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम मानते हैं, और सेकेंड में हमारा आता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया उसका फिदा है। बॉलीवुड स्किल इंस्टीट्यूट के नाम से हमने एक सेंटर डेवलप किया है, जिसके अंदर हमने 24 कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को आज फिल्म दुनिया है, एंकरिंग, होस्टिंग, न्यूज़ रिपोर्टर, स्क्रिप्ट राइटर, किसी को फिल्म बनाना है, किसी को किताब लिखना है, किसी को बड़ा पेंटिंग करना है, इस टाइप से फैशन इंडस्ट्री में जाना है। फैशन के नाम से मुझे बोलने में कोई शक नहीं है, आज वल्गैरिटी सब लोग परोस रहे हैं, भले वो टीवी चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, सब। हकीकत में एक कंट्री का जो संस्कृति है
कितने व्यक्ति है जो हम उस चीज को प्रेजेंट करते हैं? हम हमारे जो नेक्स्ट जेनरेशन है हम उसको क्या मैसेज देंगे? सब कुछ भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ऊपर हमें विचार करने की बात कर चुके हैं, नहीं तो ये समाज खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आज हम देखेंगे हमारे पारिवारिक रिश्ते में पिताजी के साथ बेटे का रिश्ता नहीं है, भाई के साथ बहन का रिश्ता नहीं है, पड़ोसी के साथ पड़ोसी किसी को पहचानते ही नहीं है। आप उसके पड़ोस में 10 साल से रहते हैं लेकिन उसका आपका नाम तक पता नहीं है। क्या हम इसी सोसाइटी का सपने देखे थे? हर कंट्री काफी संघर्ष करने के बाद उनको आजादी मिली, बहुत संघर्ष है, इसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। शायद हर कंट्री का इतिहास अगर अपन पढ़ेंगे तो शायद उसके बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी मिले। हमारे इंडिया 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए, सैकड़ों लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हम हमारे बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचने का वक्त आ गया। तो हम हमारा पड़ोसी जो कंट्री है उनके बीच में ही अगर अपन ये चीज़ डेवलप नहीं कर पाए, हम हमारा घर में अगर ये चीज़ डेवलप नहीं कर पाए, हमारे समाज को अगर अपन डेवलप नहीं कर पाए, तो एक दिन ये संस्कृति खत्म हो जाएगा। और कुछ ना कुछ उसकी शुरुआत भी हो चुका है। देखिए, हर डिस्ट्रॉय के पहले एक मैसेज जरूर आपके पास आता है, जी यार ऐसा कुछ घटना होने वाला है, एक अलार्म जरूर बजता है आपका मन के अंदर, जी यार ऐसा हो रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, सभी को मिल के कुछ करना चाहिए। तो आज इस मिलने के लिए ये मिलन, आज ये लॉर्ड बुद्धा, बाबा पशुपतिनाथ की धरती, तब इतने ब्यूटीफुल कंट्री है नेपाल। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे संस्कृति है। मैंने यहाँ का कुमारी माता मंदिर में गए थे, मैं शॉकिंग, कुमारी माता जो है साल में एक बार घर से बाहर आता है, साल भर वो घर में रहते हैं। उनकी क्या लाइफस्टाइल है, लोग कितनी श्रद्धा करते हैं उनको। तो जिस देश में, जिस विश्व में नारी को पूजा जाता है, उसी विश्व में रोज पेपर न्यूज़पेपर में हम क्या देखते हैं, मुझे उस शब्द लेने में बहुत शर्मिंदा महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं इसका ऊपर भी हमें, हिंदुस्तान में भी नारी को पूजा जाता है, नेपाल में भी नारी को पूजा जाता है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे नारी को पूजा जाता है। लेकिन उसी नारी के साथ क्या हो रहा है आज हम सभी लोग वाकिफ हैं। कहीं ना कहीं इसका ऊपर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और इसीलिए साउथ एशियन रीजनल ब्रिलियंस कंट्री का जो अवार्ड एंड कल्चरल समिट है, इसी उद्देश्य के लिए हम सब मिले लगातार इस टाइप का प्रोग्राम्स चलाए, हर कंट्री में जाके अपन मिशन चलाए, कुछ मैसेज दे, वहाँ के यूथ को कैसे रोजगार दे सकते। देखिए, किसी भी दुनिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है हर कंट्री के पास। लेकिन उसको सही वे में कैसे आप आगे ले जा सकता है, अपन गवर्नमेंट के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कैसे अपन काम कर सकते हैं, उसका ऊपर अपन आगे बढ़े। हर व्यक्ति अपना अपना प्लान बनाए, मिशन बनाए। और जितने भी कंट्री से डेलीगेशन यहाँ पे आए हैं वो अपना कंट्री का प्लान बनाए। वहाँ पे अपन कैसे एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकते हैं जिसके अंदर अपन इस टाइप से कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, इस टाइप से संस्कृति को प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ से जो बच्चा मिलेगा दुनिया उसको सलाम करे, दुनिया उसको नमस्कार दे, उसको रोजगार मिले, उसके परिवार की खुशहाली बढ़े। और हमारा एज ए ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मानव के रूप में जन्म लिया, हमारा एक कर्म है, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो ये जो मैसेज है इसको अपन भली बुद्धि सभी लोग उसका जिम्मेदारी समझे हैं। तो आगे का कल्चरल टीम तैयार हो चुका है, रेडी। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद ये तो मैडम को जाना है, हम अवार्ड सेरेमनी को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेपाल में इलेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जो टीम है मैं इनका बुलाना चाहूँगा और हम कल्चरल को आगे प्रोग्राम करेंगे जी। तो मैडम और गेस्ट हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। तो अपन अवार्ड जिसके लिए सब लोग हम इम्पोर्टेंट से बैठा हुए हैं, तो अवार्ड सेरेमनी को आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिस सभी लोग चाहते हैं चीफ गेस्ट में हाथ में उसको सम्मान मिले, तो उनके लिए भी एक प्राउडेड मोमेंट होगा। हालांकि मंच जो होता है सभी के लिए होता है, मंच से सम्मान होता है और मंच में जो भी व्यक्ति होता है ये तो एक डेजिग्नेशन है। बाकी सभी इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है, जो अवार्डी है वो भी चीफ गेस्ट है, जो आज हमारे मैडम है वो भी चीफ गेस्ट है, हम सब चीफ है क्योंकि हम सब अपना अपना फील्ड में चीफ है। टॉप किया तो ही यहाँ पे आने का मौका मिला, तो हम ऑल यार चीफ गेस्ट है। तो हम चाहते हैं हमारा टीम अवार्ड रेडी है सब, तो हम अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं।
अवार्ड सेरेमनी शुरू करने के पहले हम एक विधिवत शुरुआत हम करेंगे। हम जानते हैं कोविड पैंडेमिक में एवं विभिन्न कंट्री के जो सोल्जर हैं उन्होंने अपना कंट्री को आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कोविड पैंडेमिक में करोड़ों लोग, लाखों लोग पीड़ित हुए, लाखों लोगों का मौत हुआ। तो इन सब के श्रद्धा सुमन हमने 2 मिनट का मन व्रत करेंगे और इनको श्रद्धा समर्पित करने के लिए हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड सिंगर उन्होंने एक कुमार जवाहर कैटेगरी हेल्थ। नेक्स्ट अवार्डी मिस दीपा जौहरी, गुड़गांव हरियाणा इंडिया से है। लिटरेसी आर्ट क्षेत्रों में उनकी सर्वोच्च योगदान हेतु और लास्ट नाइट हमने इनको सुना है। तो आज यहाँ पे जितने जो बालू लेक के बारे में आप लोग सब जानते हैं, उसकी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली, इनकी 2 बेटे में बहुत टैलेंट है, पिताजी ने भी गाए हुए, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी यही कला सिखाया। तो आज 2022 में उनको आर्ट एंड कल्चर के सर्वोच्च योगदान के लिए साउथ एशियन रीजनल ब्रिलियंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे 2022 साउथ एशियन रीजनल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित हो रहा है डॉक्टर असद रजक मलिक, भोपाल मध्य प्रदेश से है, सोशल एक्टिविस्ट है। मिस बहुत बड़ी योगदान है इनका। आज इस मंच में साउथ एशियन रीजनल ब्रिलियंस कल्चरल अवार्ड 2022 है। कश्मीरी का यूथ का दिल में क्या है, हमारे सामने तो सब एक ही फोटो हम देखते हैं, वो पत्थर उठाते हैं, लेकिन सबको मेरा अभिनंदन। मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरी ट्रस्ट का नाम GMD ट्रस्ट है, जो सामाजिक कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैंने हमेशा कहा है समाज सेवा मेरी आत्मा है, सिविल सोशल सर्विस इज माय सोल, और मैं अपने आखिरी क्षण तक समाज के सुधार और सामाजिक कार्यों के लिए अपनी विशेष उपस्थिति देती रहूंगी। आज कोई अतिथि के रूप में या अवॉर्डी के रूप में अपना किरदार में जरूर है, अलग अलग किरदारों में जरूर है। आज साउथ एशियन कंट्रीज में जो भी लोग आए हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के लोग, मैं एक ही नारा लगाऊंगी, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। हमें हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन सभी क्षेत्रों में मिलजुल कर आगे बढ़ना, कल्चरल टाइज को भी बढ़ाना है। और मैं कहूंगी ये सब कुछ तभी होगा जब हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। हमें टेररिज्म के खिलाफ मिलजुल कर आवाज उठानी है, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये मेरा विश्वास है। आज मैं दुनिया को बदलने की बात नहीं करूंगी, शुरुआत पहले खुद से ही करूंगी। एंड नाउ आई स्विच टू इंग्लिश आल्सो, बिकॉज हिंदी मेरी मातृभाषा है और इंग्लिश लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। सो माय अपील टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स हु हैव कम हियर, we all have to promote universal brotherhood, enhancing economy, culture, ties with each other, and education. Today, as a woman, if I don't talk about an important section of our society that is women, I think my speech will be incomplete. But I think I'm not biased. For all our mothers, sisters, and daughters, we must aim at creating an environment of integrity. Feminism does not make women powerful. Women are already powerful. It's about influencing the way rest of the world views your strength. If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate the whole family. Be a part of the change and empower a woman with the help of education. अब मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मी हूँ और मैं अपनी बात को खत्म अपनी भाषा में करूंगी। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें ही करना है। आजादी की खुदी नींव में प्रगति पत्थर बनना है। खुद को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। कन्या से स्त्रीवन, सदियों से समाज की जिम्मेदारी को निभाती आ रही हूँ और तुम्हारे दिए गए घावों पर खुद मरहम लगा रही हूँ। पर मेरी भी एक सीमा है, अब अपमान का वो घूंट ना मुझको पीना है। यदि तुम ना समझे ए मनुष्य, तो मैं दोबारा आऊंगी। इस बार सुमुखी सीता नहीं बल्कि रणचंडी बनकर आऊंगी। अंत में मैं कहूंगी वो ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, क्योंकि
वही तो आदि दुनिया और पूरी स्त्री है। सारे विश्व बहुत तरक्की करें, साउथ एशियन कंट्रीज नहीं, बल्कि मैं फिर अंत में कहूंगी वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, सारे विश्व तरक्की करे। संभव नहीं है, उसको आप देखेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ दुनिया की सब अवार्ड इसके सामने छोटे पड़ जाएगा आपके सामने। इतने टैलेंटेड बच्चे और इस उम्र में कई रिकॉर्ड बनाए और समय के साथ साथ चूंकि अब एक अच्छा पास कर चुकी है, तो इसने अपने आप को भी अपडेट किया है और विश्व और भारत से संबंधित बहुत सारी जानकारियां इसके पास हैं। अगर वो सारी जानकारियां ली जाए तो उसके लिए समय बहुत कम पड़ेगा, तो सवालों का एक छोटा सा कलेक्शन है, उसी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्यों के शासित प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है और उड़ीसा में कितने जिले हैं? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में 30 जिले अंगुल, बलगीर, बालेश्वर, बरगढ़, बोर, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकनाल, गजपतगंज, जाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, छछरगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रापड़ा, केंदुसर, खोरता, गोरखपुर, मलकानगिरी, मैहर, नबरंगपुर, नवागढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ और मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में 51 जिले आगर, रियादपुर, अनूपपुर, सोनभद्र, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवा, धारवाड़, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। बताइए। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपट्टनम, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवें? श्री वीवी गिरी। 11वें? श्री ज्ञान नारायण। मौजूदा? श्री रामनाथ कोविंद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे? श्रीमती इंदिरा गांधी। 7वें? श्री राजीव गांधी। वर्तमान? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोज नायडू। 7वें? श्री विधुभूषण मलिक। 14वें? मोहम्मद उस्मान आरिफ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा? रुपया। क्षेत्रफल? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। नेपाल की राजधानी? काठमांडू। मुद्रा? नेपाली रुपया। क्षेत्रफल? 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। मुद्रा? ढाका। क्षेत्रफल? 1,43,998 वर्ग किलोमीटर। रूस की राजधानी? मॉस्को। मुद्रा? रूबल। क्षेत्रफल? 1,17,75,400 वर्ग किलोमीटर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 21 फरवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? 15 मार्च। विश्व पुस्तक दिवस? 23 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस? 6 जून। विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई। ओजोन परत रक्षण दिवस? 23 सितंबर। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल? भूपेंद्र हजारिका पुल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान? अटाकामा मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश? कनाडा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? श्री मां भंडार नायके। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश? स्वीडन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश? चीन। उत्तरी ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली प्रथम महिला? जुनको तेवई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? क्रिस्टन जेनिन। विश्व का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र? ईबीआर अमेरिका। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल सेकानिया। भारत का अनुच्छेद 1? संकना मोराचे। अनुच्छेद 3? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान समिति को सब। अनुच्छेद 8? भारत के बाहर भारतीय और कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का? बालकों को शिक्षा का 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 31? संपत्ति का निवारण। अनुच्छेद 31 का? संपदा के अर्जन के लोपन करने विधि की व्यावेट। अनुच्छेद 31 का? कुछ अधिनियमों और विधियों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 161? जमात के कुछ मामले दंडादेश की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 167? राज्यपाल को जानकारी देने और संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शायद पता नहीं क्या नोटिस किया कि इनको सिखाया गया और बोलती गई है, ठीक है, लेकिन इनके जो स्टाइल है वो आप सबने अगर गौर किए कि झांसी की रानी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर इसी तरह रट रट के आए हैं। रटना जरूरी होती है दिमाग के साथ, चाहत के साथ। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट एक घड़ी है, जो वक्त है वही उसको लेके जाएगी आगे। इससे आगे और इससे बाहर कुछ नहीं मिलता। वक्त वो चीज़ है
जो सबको तरक्की पे पहुंचाते हैं। तो मैं ये छोटे से गिफ्ट मेरे हाथ से आपको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप तरीके से लेकिन हम सब लोग आपके नाम गर्व से ले कि ये हमारी इंडिया की बेटी है, पूरी दुनिया की बेटी है, गर्व से। एक जोरदार तालियां, क्योंकि अंशिका का जो परफॉर्मेंस है भविष्य में किसी ना किसी संस्था में ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनेगी, ये हमारी दुआ है। तो एक ब्रांड एम्बेसडर, दूसरे ब्रांड एम्बेसडर की आपने सबसे अनमोल घड़ी जो उनका लाइफ का एक पार्ट है, वो घड़ी, और वो भी बाहर की कंट्री का घड़ी है, वो उनको उन्होंने गिफ्ट कर दिया। एक जोरदार तालियां अंशिका के लिए और सदस्य मैडम के लिए। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सॉरी आपको काटती हूँ। मैं क्लासिकल टीचर हूँ, तो टीचर जो है एक माँ होती है, तो मैं इस बच्चे के अंदर वो प्यार देना चाहती हूँ, गरी नहीं वक्त, और इस बच्चे को मेरी आशीर्वाद है कि बहुत आगे जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वी कांट डू, हाँ हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं। तो ये प्रॉमिस रहा कि मैं जब तक हूँ मैं सबके साथ हूँ, और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे ने बहुत मेहनत किया। तो हम सब मिलकर उनको अभी सम्मानित करना चाहते हैं। सुजाता जी कोयराला यहाँ आई थी, उनकी सहभागिता रही है, और कितने वेस्ट प्रोग्राम में अपना समय दिया है, उस बात को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि आज कितना उनका बिजी डे था मीटिंग का, उसको छोड़ करके आई थी, फिर वहाँ पे गई है, वो भी कुछ को यहाँ अवार्ड दे करके गई है। और उन्होंने कहा है कि राजीव जी को मेरी तरफ से क्षमा बोल देना कि अचानक इस तरह की मीटिंग हुई है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो इनकी तारीफ करके गई है। और आगे भी भविष्य में राजीव जी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम पोखरा में, लुम्बिनी में, काठमांडू में या और अन्य स्थलों पे भी हो, ऐसी इच्छा, ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। और अवार्ड जितने लोगों ने लिए हैं यहाँ, उसमें एक जो विशेष महत्वता दिखाई दी कि सभी प्रतिभाएं थी। जितने भी नाम यहाँ लिए गए, उनके कार्य के बारे में मुझे बताया। एक एक व्यक्ति ये समझ कि राजीव जी ने अपने जैसे राजीव जी कितने तैयार कर दिए भारत के अंदर, वही दिखाई दिया है। तो राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए प्राण त्यागना, राष्ट्र के लिए बलिदान होना, राष्ट्र के लिए 2 कदम रखना, और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, उनकी तारीफ करना, अच्छे कार्य को बढ़ावा देना, इस तरह का भाव लेकर के राजीव जी ने जो कार्यक्रम किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। और इन्होंने पहले जब लॉकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद एकदम कश्मीर के अंदर भी कार्यक्रम किया, और कश्मीर कठिनाइयों में किया, और कितने बढ़िया ऑडिटोरियम में जो गवर्नमेंट का था, शेर कश्मीर ऑडिटोरियम, वहाँ पे कार्यक्रम करना डल लेक के पास में, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से किया है। काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, मैंने कल भी इस बात के लिए जिक्र किया था कि एक व्यक्ति कितना सब
कष्ट सह करके किसी काम को अंजाम देना, वो महत्वपूर्णता अगर सीखनी है तो राजीव जी से सीखनी चाहिए। किस तरह से किया है, 18 घंटे बस के अंदर सफर करके बदन चूर चूर टूटता हुआ रह करके भी फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखना, वही तो मानवता है। अपने शकल के ऊपर शिकन तक ना आना, सारे घाव लेकर के, सारी पीड़ाएं लेकर के, सारी चिंता लेकर के, सारा चिंतन लेकर के फिर भी दूसरे को इस बात का एहसास कराना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और सब पॉजिटिव है, बिल्कुल अपनी थकान का एहसास में ना होने देना, ये चीज सबको सीखनी चाहिए। वरना चेहरे से भाव का पता लगता है ये आदमी दुखी है, ये आदमी सुखी है। किसी को अगर पैसे की दिक्कत है, किसी को तकलीफ है या कोई थका हुआ है तो चेहरे से पता लगता है ऐसा लगा थका हुआ है। लेकिन इतना सब करके उसको शरीर के अंदर समाना और समा के उसके भाव को व्यक्त ना करना, ऐसी सोच, ऐसा भाव आगे भी देना, वो काम राजीव जी कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम के समापन पे है। मैं भी, इन्होंने मुझे कहा यहाँ पे आना है, जितना भी हम लोग योगदान कर सकते थे किया है। हालांकि पूरी तरह से हम लोग, राजीव जी ने जितनी मेहनत की उतना तो हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि ये इनका तो बहुत ज़्यादा है, फिर एज का भी फैक्टर है। ये अभी 40 के होंगे, मैं 64 का हुआ, अभी एज का भी फैक्टर है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों के सहयोग से, और नेपाल की जो जनता है ना, वाकई इतनी भोली है, इतनी भोली है, इतनी भोली है कि भोला सल्पिन के आगे छोटा पड़ जाता है। इतने शरीफ, इतने भोले। बाकी फिर भी पशुपतिनाथ यहाँ के कुछ लोगों को सद्बुद्धि की आवश्यकता, सद्बुद्धि दे दे तो इसका राष्ट्र का भला हो जाएगा। भारत सरकार ने नेपाल के अंदर 2 ट्रेन चालू की है। भी माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में गए थे तो 2 ट्रेन बिहार से काठमांडू के अंदर स्टार्ट की है। भारत के अंदर कुछ न कुछ नेपाल के लिए चिंता होती रहती है, करते रहते हैं, क्योंकि नेपाल को हम लोग कभी पड़ोसी कंट्री मान के नहीं चलते। नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा रिश्तेदार है। सुख में भी आएंगे और दुख में भी आएंगे, और बगैर बुलाए भी आएंगे, बुलाए से भी आएंगे। हाँ, रिश्तेदार है तो थोड़ा बहुत कभी कभी घर में भी कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन पीपल टू पीपल अगर किसी कंट्री का कनेक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो नेपाल और भारत का है। जितने भी और कंट्री, चाहे वो चाइना रहा, पाकिस्तान रहा, भूटान रहा, और भी जो कंट्री है, उनका हमारे पड़ोसी कंट्री हैं। लेकिन नेपाल का जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, क्योंकि हम कहते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और विक्रम संवत का कैलेंडर जो यहाँ चलता है वो भारत में डॉक्टर साहब की नगरी में राजा विक्रमादित्य जी ने ही चलाया था, लेकिन भारत में समाप्त हुआ, नेपाल में चलता है। लेकिन नेपाल को हम लोग नतमस्तक होते हैं, इनको प्रणाम करते हैं कि आज भी वो धरोहर को जीवित रखे। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 पूर्णमासियाँ मनाई जाती है पूरी तरह से, और चैत, बैसाख, जेठ, फागण माह यहाँ होता है समय के साथ। तो वो जो चीज़ें हैं आज भी यहाँ जीवित हैं, इसलिए नेपाल बहुत अच्छा कंट्री है। आगे भी मैं राजीव जी से यही कहूँगा कि पोखरा भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि अगर किसी को स्विट्जरलैंड जाना है तो स्विट्जरलैंड ना जाके वो पोखरा की यात्रा कर ले, स्विट्जरलैंड के बराबर नहीं हो, इतना खूबसूरत है पोखरा। तो अगला कार्यक्रम पोखरा में भी करेंगे। राजीव जी का अगर सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि इतना बिजी है, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं करते रहते हैं अलग अलग राज्यों के कुछ में, इसलिए अगला कार्यक्रम पोखरा में। और अब तो नेपाल के काफ़ी लोग इनके मित्र हो गए, काफ़ी मेल फीमेल इनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज जो लोगों ने देखा उसको देख करके नेपाल के अंदर आज इनका कद बढ़ा। अब से पहले तो सिर्फ बातें हुई थी, घर पे गए थे, अगर ये किसी को फोन भी कर देंगे तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभा बोलती है, गुण बोलता है, और उसके जो कार्य है वो भी महसूस होते हैं। चाहे एक अपना विरोधी भी है, लेकिन कार्य अगर अच्छा किया है तो उसको कहना पड़ता है कि नहीं वहाँ कार्यक्रम हुआ था, इस तरह का विषय रहा है। इसलिए अभी समाप्ति के विषय है, हम लोग भी जाएंगे, भोजन भी आपको राजीव जी कराएंगे। तो अभी
हुनुपर्छ। एक भयो भने मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ र विकास हुन्छ। र विकसित मुलुकहरू जस्तो भारत एउटा मुलुक छ, यो पनि यसलाई चाहिँ ठुलो इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने खालको चाहिँ हाम्रो साथीहरूमा देखिएकोले म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने उहाँहरूको पनि यसमा धेरै ठुलो सहयोग हुनुपर्छ। यो राजनीतिक समस्याहरू हुन्छ, राजनीतिक समस्याहरू आउँछ जान्छ, कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ, तर हामीहरूको जुन व्यापार छ